गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ। जैसा कि आपका जो बुक है सेकंड नंबर वितान, उस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सिल्वर वेडिंग। और यहाँ पे इसके जो राइटर हैं वो है मनोहर श्याम जोशी। लेखक के अनुसार यहाँ पे जो सिल्वर वेडिंग चैप्टर दिया है वो वर्तमान में बदलते परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करता है। परिवार और परिवार में किस प्रकार का एकांकीपन परिवार के सदस्यों को देखने को मिलता है, इसका उदाहरण इस चैप्टर के माध्यम से दिया गया। लेखक परिचय इस प्रकार है। मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 1935 में कुमायूं में हुआ था। ये लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक थे। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया। सन 1984 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटलेखा लेखन शुरू किया। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविजन के धारावाहिक लेखक थे। लेखन के लिए इन्हें सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। रचनाएं। मनोहर श्याम जोशी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। कहानी संग्रह कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया, हरकुलिस की हैरानी, हम जाग, क्याप। व्यंग्य संग्रह, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे, किस्सागो, मंदिर, घाट की पौड़ियां, टाटा, प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी, कहीन, इस देश का यारो क्या कहना। साक्षात्कार लेख संग्रह, बातों बातों में 21वीं सदी, संस्मरण संग्रह, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नजर, दूरदर्शन धारावाहिक हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये इनकी साहित्यिक और परिचय है। अब जो आपका पार्ट है सिल्वर वेडिंग, उसका सारांश इस प्रकार है। यह लंबी कहानी लेखक की अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई देती है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते चले जा रहे हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर के दो जुमले इस कहानी के बीच वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थितिवाद यानी जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव है, तो समहाउ इम्प्रॉपर में एक अनिर्णय की स्थिति भी है। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते, वे अनिर्णय की स्थिति में हैं। दफ्तर में सेक्शन अफसर यशोधर पंत ने जब आखिरी फाइल का काम पूरा किया तो दफ्तर की घड़ी में 5:25 हुए थे। वे अपनी घड़ी सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए वे दफ्तर की घड़ियों को सुस्त बताते हैं। इनके कारण अधीनस्थों को भी 5 बजे के बाद भी रुकना पड़ता है। वापसी के समय वे किशनदा की उस परंपरा का निर्वाह करते हैं जिनमें जूनियरों से हल्का मजाक किया जाता है। दफ्तर में नए असिस्टेंट मिस्टर चड्डा की चौड़ी मोहरों वाली पतलून और ऊंची एड़े वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर जान पड़ते हैं। वे थोड़ी बदतमीजी पूर्ण व्यवहार करते हुए पंत जी को चूनेदानी का हाल पूछा। पंत जी ने उसका जवाब दिया। फिर दफ्तर हाँ फिर चड्डा जी ने पंत जी की कलाई थाम ली और कहा कि यह पुरानी है, अब तो डिजिटल जापानी घड़ी ले लो, सस्ती मिल जाती है। पंत जी उसे बताते हैं कि यह घड़ी उन्हें शादी में मिली है। यह घड़ी भी उनकी तरह पुरानी हो गई है।
अभी तक यह सही समय बता रही है। इस तरह जवाब देने के बाद जब हाथ बढ़ाने की परंपरा पंत जी ने अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में सीखी थी। ऐसी परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां यशोधर को शरण मिली थी। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ी लड़कों को आश्रय देते थे, अर्थात जो व्यक्ति या जो बालक पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ पे आता, किशनदा के घर पे रहता, किशनदा उसे अपना काम भी देते और साथ में उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी करते। पंत जी जब दिल्ली आए थे तब उनकी उम्र सरकारी तब उनकी सरकारी नौकरी की उम्र नहीं थी। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया। उन्होंने यशोधर के कपड़े बनवाए और घर पैसा भेजने के लिए 50 रुपए दिए। इस तरह ये इस तरह वे स्मृतियों में खो गए। तभी चड्डा जी की आवाज से जागृत हुए और मेनन द्वारा शादी के संबंध में पूछे जाने पर ये सवाल का जवाब देते हुए कहने लगे, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। यहाँ पे जैसे कि दोनों के मध्य वार्तालाप है और वार्तालाप के द्वारा वो उनसे शादी के सालगिरह और उसके संबंध में बातचीत करते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम।